तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कार्य की गणना करना। ऊष्मागतिकी में जो टॉपिक चल रहा है कार्य की गणना, किस में कर रहे हैं अब कार्य गणना? ग्राफ की वजह से, ग्राफ की हेल्प से कैसे कार्य निकाला जाता है। तो ग्राफ किस किस के बीच में होना जरूरी है कार्य निकालने के लिए? जरूरी है अगर कार्य निकालना है तो सबसे पहले प्रेशर यानी कि दाब और आयतन के बीच में, दाब और आयतन के बीच में अगर ग्राफ आपके पास अवेलेबल है तो उसके नीचे का एरिया निकाल दो। एरिया निकालते ही आपका क्या आंसर आ जाएगा? एरिया का आंसर, उसका वर्क का आंसर आ जाएगा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा मान लो क्वेश्चन दिया आपको ये वाला, ऐसा ग्राफ दे दिया आपको, ये दिया ऐसे, ये आपको दे दिया ग्राफ, यहाँ पर ये P नोट है प्रेशर, ये P, ये V, ये V नोट और ये 3V नोट, और ये प्रेशर आपको दे दिया है 3P नोट। ठीक, अब ये आपको दिया हुआ है तो आपसे पूछा क्या है कि वर्क बताना है A से B में, B से C में। A B C कहाँ है भाई? A B C, A से B में, B से C में, और वर्क C से A में बताना, और वर्क A B C A पूरी साइकिल में बताना। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ ये भी सीखेंगे कि भाई साइकिल के वर्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है तो उनके साइन के बारे में भी सीखेंगे, चिन्ह के बारे में भी सीखेंगे। जैसे अगर A से B की बात करें तो A से B के नीचे का एरिया, यही तो बैठेगा एरिया। तो सॉल्यूशन में WAB का मतलब AB ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? ये देखो ध्यान से, ये क्या है? ये एक समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी बटे 2, 1/2 है, याद ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। डायरेक्ट निकाल लो, या इस त्रिभुज का निकाल कर और इस वाले चतुर्भुज का निकाल कर दोनों को जोड़ दो, एक ही बात है। तो जैसे क्या करो, 1/2 समांतर भुजाएं, समांतर भुजा की लंबाई कितनी? P नोट के बराबर, और यहाँ से समांतर भुजा की लंबाई किसके बराबर है? 3P नोट के। ऊंचाई कितनी है भाई इसकी, इनके बीच की दूरी ये वाली, ये कितनी है? 2V नोट, 3V नोट में से V नोट गए, 2V नोट आ गई, तो दिस इज 2V नोट, ये ऊंचाई हो गई। तो कितना आ गया भाई? 4P नोट इंटू 2V नोट अपॉन 2, इससे कट जाएगा 4P नोट V नोट। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, और ये चूंकि आप इसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ से यहाँ तक जानने में क्या हो रहा है? आयतन बढ़ रहा है, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है तो इसका साइन कैसा होगा भाई? AB, इसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव P नोट V नोट, 4P नोट V नोट। तो A से B का कार्य ये आ गया। अब B से C की बात करते हैं। B से C, B से C में बेटे इसके नीचे कोई आयतन में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, 3V नोट ही है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये कार्य कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि आयतन में चेंज 0 है, या फिर ये कह सकते हैं कि आयतन कैसा है? नियत है, ये कांस्टेंट। जब जब आयतन में कौन चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब कार्य की वैल्यू 0 होगी। अच्छा जी, B से C में कार्य 0 आ गया। C से A में, C से A में, अगर C से A की बात करें तो C से A में भी कोई करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे इसके नीचे का, ये वाला, ये निकाल लो। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी? P नोट, चौड़ाई कितनी? 2V नोट, तो ये आ गया लंबाई गुना चौड़ाई, दैट इज P नोट 2V नोट। ठीक है भाई, तो क्या हो गया? अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में आयतन घट रहा है, तो आयतन घट रहा है तो 2P नोट V नोट, इसका क्षेत्रफल ये आ गया। तो चूंकि आयतन घट रहा है तो इसका मतलब ये कैसा होगा? माइनस के 2P नोट V नोट, है ना? या आप डायरेक्ट लिख सकते थे V फाइनल माइनस V शुरू का जो है प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। V नोट में से 2V नोट 3V नोट जाएंगे तो माइनस के 2V नोट बचेंगे। आयतन में चेंज नेगेटिव आ रहा है क्योंकि घट रहा है आयतन, है ना? इसलिए इसका साइन कैसा आ गया? माइनस का आ गया, क्योंकि आयतन घट रहा है। तो इसलिए CA का वर्क ये आ गया भाई, लो जी।
अब कुल वर्क कितना आ गया, ए बी सी डी ए, जोड़ दो सारा, कितना 4 पी नॉट वी नॉट प्लस 0 प्लस ऑफ माइनस के 2 पी नॉट वी नॉट, तो कितना आ गया 2 पी नॉट वी नॉट। तो यानी कि ये कैसा वर्क आया, सारा जोड़ने पर पॉजिटिव आया। ये कैसा आया, पॉजिटिव आया आंसर। पॉजिटिव आने का मतलब ये कैसी साइकिल है, ये है बेटे यहाँ से क्लॉकवाइज, घड़ी के सुइयों की दिशा में घूम रही है, तो ये कैसी होगी, दक्षिणावर्त हो गई, और एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत हो गई। तो ये जो क्लॉकवाइज होगी, क्लॉक वाइज है ना, ये कैसी होगी, घड़ी के सुइयों की दिशा में अगर घूम रही है साइकिल क्लॉकवाइज, तो वर्क कैसा लेंगे, वो देखो ध्यान से, कैसा आया, पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, वामाव्रत है ना, तो अगर ये तो क्या होगी, एक तरह से दक्षिणावर्त होगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, जिसे हम बोल सकते हैं घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा। ठीक है, तो इसका साइन कैसा लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको निकालने का एक और तरीका है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, ABCA को निकालने का, एरिया ऑफ साइकिल, साइकिल का या फिर चक्र का, चक्रीय या साइकिल बोल सकते हैं, चक्रीय परिक्रम का क्षेत्रफल पीवी ग्राफ में, पीवी ग्राफ में करना है ऐसा। अगर पीवी ग्राफ नहीं होगा फिर नहीं करना, है ना। तो क्या करना भाई, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसा, आधार गुना ऊंचाई बटे 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई इस वाले की ये हो जाएगी, और आधार की हो जाएगा, ये तो कितना है 2v नॉट, और ये कितना है 3p नॉट माइनस p नॉट 2p नॉट, तो कितना आ गया 2p नॉट इंटू 2v नॉट, एक कट जाएगा, तो कितना आ गया 2p नॉट v नॉट, वही आ गया सेम। अब इसका साइन कैसे डिसाइड करना कि वो चक्रीय क्रम आपका घड़ी के सुइयों की चलने की दिशा में है या घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो उसको अच्छे से नोट करेंगे, इसको अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। ठीक ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे हम, वामाव्रत, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणाव्रत। ठीक है भाई, और देखते हैं प्रॉब्लम। तो क्या लॉजिक समझ में आया, तो लॉजिक यह है भैया, इसमें याद रखना कि अगर मान लीजिएगा कोई भी ग्राफ है, अगर वो ऐसे चल रहा है, P और V के बीच में होना जरूरी है, तो कैसे कैसा है ये, क्लॉकवाइज, यानी कि कैसा हो गया दक्षिणावर्त, तो उसका वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर साइकिल कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, हाँ इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, तो ये क्या बोलेंगे, वामाव्रत, वामाव्रत, और ये V और ये P हो गया। तो इसका वर्क कार्य कैसा होगा, इसका कार्य नेगेटिव होगा। याद रखना है कि जब भी साइकिल ऐसी होगी तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि किसका कार्य पॉजिटिव और किसका कार्य नेगेटिव। ये हमने बताया था भाई, जिसमें अगर सिंपल ग्राफ है, क्लॉक पूरा सर्किल नहीं है, साइकिल नहीं है, चक्रीय क्रम नहीं है, ये साइकिल है ना पूरी की पूरी, साइकिल मतलब चक्रीय प्रोसेस, चक्रीय परिक्रम, है ना। तो इस तरीके से हम कार्य की गणना इस तरीके से कर लेंगे। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लो मैंने आपको दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, ये P, ये V, ये 100, ये 300, ये 200, और यहाँ पर 100, 200, 300, ये पास्कल में है और ये मीटर क्यूब में है। ठीक,
तो आपसे बोला है कि भाई आप इसमें जो है वर्क बताओ, और ये दे रखा है ऐसे। तो पहले तो वर्क का मतलब इसका क्षेत्रफल और साइकिल का कितना क्षेत्रफल आएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। बेटे पाई तो पाई है ही, लेकिन आर कितना होगा, ध्यान से देखो। ये रेडियस हो जाएगी और ये रेडियस कितनी आएगी, क्या ये रेडियस 200 माइनस 100 यानी कि 100 आ जाएगी। अगर ये 100 आ रही है तो कितना आ गया इसका कार्य, इसका वर्क आ जाएगा पाई इंटू 100 का स्क्वायर, पाई इंटू 100 का स्क्वायर। तो ये आ गया पाई इंटू 10 की पावर 4 पाई, ये इतना जूल वर्क आ गया। ये लो जी, ठीक, इतना जूल वर्क आ गया। तो कह रहे हैं अब ये प्लस का है माइनस का है, कैसे साइकिल है, क्लॉकवाइज, घड़ी के सुइयों की चलने की दिशा में है, इसका मतलब इसका कार्य प्लस का होगा। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि भाई जरूरी नहीं है, ये तो ग्राफ है, स्केल बनाए हुए हैं हमने, लेकर के ग्राफ बनाए। मान लीजिएगा ये P है, ये V है, सॉरी ये V है, चलो जी ये मान लीजिएगा 100, ये वही अपना 200, ये वही अपना 300। ठीक है, ये 2 है और ये 4 है और ये 6 है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और ये पास्कल में है। अब क्या करें भाई, यहाँ से देखो ध्यान से, ये तो कितनी आ रही 100, लेकिन ये कितनी आ रही 4 माइनस 2, ये कितनी आ रही 2, ओफो अब तो अलग अलग आ गई। तो ऐसा नहीं कि सर सर्किल बन गए, तो सर्किल तो ग्राफ का स्केल है, हमने स्केल माने हुए हैं, उस हिसाब से ग्राफ आया और मान लो उसकी साइड डायरेक्शन ये है। तो उसका वर्क पूछा है, क्या पूछा है, वर्क पूछा है, कितना होगा इस प्रोसेस में, इस प्रक्रम का कार्य। इस प्रक्रम का कार्य निकालना तो भैया अगर मान लीजिएगा रेडियस अलग अलग है ना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 R2, पाई R1 R2 याद रखेंगे। यानी कि अगर अलग अलग रेडियस का हो, जैसे होता है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त में जो क्षेत्रफल होता है पाई A इंटू बी होता है, तो रेडियस हो जाएगी R1 R2। तो यहाँ पर पाई एक रेडियस 2, एक रेडियस 100, तो कितना आ गया 200 पाई, इतने जूल वर्क हो जाएगा। और ये प्लस का आएगा या माइनस का, कैसा है, दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत है तो नेगेटिव, घड़ी के सुइयों को चलने की उल्टी दिशा में। ठीक है, इस तरीके से हम कार्य के चिन्ह को और कार्य को निकालना जान जाएंगे। और इसके लिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं अभी। और देखो जी क्वेश्चन ये दिया, ये क्या है, आधा व्रत है, P V अर्धव्रत, कैसा है, अर्धव्रत है भाई। ये 6 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और ये 2, ये 4, ये मीटर क्यूब में है और ये पास्कल में है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा आपसे वो सुने। पहले तो सवाल में पूछा है कि भाई इनको नाम दे देते हैं A B C, और ये ऐसे चल रहा है प्रक्रम, यहाँ से यहाँ तक गया। तो आपसे पूछा है वर्क, कार्य, A से B का कार्य कितना है, और पूछा है आपसे B से C का कार्य कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना कार्य हुआ, है ना। और आपसे पूछा क्या है, A से B, B से C का कार्य कितना है। 3 क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। तो भाई पहले तो हम बात करते हैं इस हिस्से की। अगर मुझे ये एरिया मिल जाए, ये क्षेत्रफल मिल जाए, तो A से B का मतलब ये क्षेत्रफल। अच्छा ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस पूरे में से ये कितनी रेडियस हो गई, 4 माइनस 2, 2, ये भी कितनी है 4 माइनस 2, 2, रेडियस तो 2 होगी, त्रिज्या तो 2 हो गई। अब इसमें अगर मैं
इतना चाहता हूं तो इस पूरे में से 1/4 सर्किल का क्षेत्रफल घटा दूं, तो क्या आएगा, ए बी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ए बी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, ए बी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे का कितना, ये लंबाई कितनी भाई 4, ये कितनी भाई 2, तो लेंथ इनटू विड्थ, तो 4 गुना 2, ये तो सारा आया, इसमें से ये घटा दो माइनस, तो इसका बच जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 4, चौथाई हिस्सा है ना ये वृत्त का, तो कितना आ गया 8 माइनस पाई। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो आयतन घट रहा है, इसमें चूंकि आयतन घट रहा है, अरे यहाँ आयतन 4 था, इधर जा रहा ना, एक घट रहा, तो उसका साइन कैसा आएगा माइनस के 8 माइनस पाई, तो इसका वर्क आ गया ए से बी का ये, यानी कि आप कह सकते हैं पाई माइनस 8, क्योंकि आयतन घट रहा है इसका, ठीक है भाई, इसलिए माइनस लगा दिया। अच्छा अब हम बात करते हैं जी किसकी, अब हम बात करते हैं बी से सी की, बी से सी का वर्क। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, इसके नीचे का एरिया चाहिए, तो इसके नीचे के एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से, है ना, या इस पूरे में ये जोड़ दो, ये इस डब्बे में ये 1/4 सर्किल जोड़ देंगे तो इसका पूरे का एरिया आ जाएगा। तो बी सी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। अच्छा देखो जहां से यहां तक आयतन बढ़ रहा है, तो मतलब ये क्षेत्रफल कैसा आएगा, पॉजिटिव लेंगे, तो वही 4 गुना 2 प्लस पाई इंटू आर का स्क्वायर बटे 4, तो 1/4 सर्किल का जोड़ दिया इसमें, तो पूरा एरिया आ गया ये वाला, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया जो है ये जुड़ गया, ठीक। अब जुड़ करके कितना आया भाई 8 प्लस पाई बी सी, तो ए सी यहाँ तक आ गया, दोनों का जोड़ देंगे, कुल मिला करके कितना आ जाएगा ए बी सी, कितना ए माइनस के 8 प्लस पाई या पाई माइनस 8 प्लस 8 प्लस पाई, तो क्या होगा, कट गया कितना 2 पाई, इसका साइन तो प्लस का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, इसलिए इन दोनों को जोड़ा, तो कुल जो क्षेत्रफल आया बेटे वो आया ए बी सी, और ये प्लस का आया, इसका मतलब आपका ये एरिया पॉजिटिव आया, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं दूसरा तरीका भी देख सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका, अगर आप देखो ध्यान से पूरे सर्किल का ही निकाल लें, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आए वापस तो 0 होगा इसका, तो इस सर्किल का निकल जाएगा, है ना, तो इस वाले सर्किल में से इसे घटा दो तब भी निकल आएगा, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, सेकंड मेथड लिख लो चाहे, डब्ल्यू ए बी सी, वापस अगर मैं ए तक आ जाऊं तो क्या होगा, डब्ल्यू ए बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। अच्छा डब्ल्यू सी ए क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर आयतन क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, ये नियत है ना, तो इसका मतलब डब्ल्यू ए बी सी क्या है, डब्ल्यू ए सी निकालना तो इस पूरे का निकाल दो, तो यानी कि डब्ल्यू ए बी सी बराबर डब्ल्यू ए बी सी ए, और पूरे का क्या आधा सर्किल है, पाई इंटू 2 की पावर 4 बटे कितना 2, आधा सर्किल है ना भाई, ये क्या है, आधा सर्किल है, आधा वृत्त, ठीक है, तो आधा वृत्त है, तो कितना 1 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया डब्ल्यू ए बी सी 2 पाई, लो सिंपल। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, और ध्यान से देखो कैसी साइकिल बनेगी, अगर बनेगी तो दक्षिणावर्त बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी तो मतलब पॉजिटिव, घड़ी के सुइयों की चलने की दिशा में बनेगी, इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो ये सब तरीके हैं जो हमें कार्य निकालने में हेल्प करेंगे। हाँ जी, एक और देखें जी, सिंपल सवाल बिल्कुल ऐसे दे दिया आधा वृत्त, ये P, ये V, यहाँ पर 2 और ये 6, ये 4, ये आपको दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 6,
तो क्या है, अर्धवृत्त। तो कितनी आ गई है लंबाई, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2, तो यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ गई, तो आधावृत्त ही बनना सिंपल, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो बोला वर्क बताना, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, वर्क ए बी सी। तो इसके नीचे का जितना भी क्षेत्रफल होगा वो निकाल लो। अच्छा, इसके नीचे का क्षेत्रफल कितना है, इसके नीचे का क्षेत्रफल है भाई ये सारा, तो यानी कि इसके नीचे का क्षेत्रफल में ये वाला भी आएगा, ये वाला भी, तो क्या आएगा बराबर। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये वाला आयत, आयत का क्षेत्रफल है ना, बराबर, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 प्लस लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 6 माइनस 2 4, और ये चौड़ाई हो जाएगी कितनी, यहां से यहां तक ये भी 4 हो जाएगी। तो एक तरह से अर्धवृत्त ना होकर के क्या बन रहा है, आयत ना होकर के क्या बन रहा, वर्ग बन रहा है ना। तो ये एक तरह से आयत में होकर के क्या बन रहा, वर्ग, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4 इंटू 4, लो अब वर्ग बन गया ये, है ना। अब यहाँ पे r की वैल्यू 2 ले लेंगे, बाई 2 प्लस 16, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया 2 पाई प्लस 16। अच्छा, इसके नीचे का एरिया है ये, और ये एरिया अपने पास कैसा आ गया, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि आयतन इसमें बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आयतन का बढ़ने का मतलब कार्य का साइन पॉजिटिव रहेगा। ओके, बाकी इसकी वैल्यू पाई वाई की रख के हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपसे बोला जाए ए बी सी डी ऐसे गए, ये अपने पास P नोट, 2P नोट, 3P नोट, V नोट, 2V नोट। तो कह रहा है कि वर्क बताओ, क्या बताओ, वर्क कौन सा, W A से B C D A, पूरी इस प्रक्रम का कार्य कितना होगा। तो अगर बहुत ध्यान से देखो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसका क्षेत्रफल निकाल लो, लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसा आएगा, ये कैसी है, क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने के कारण इसका वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव, इसका वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये दक्षिणावर्त है और एक ये वाली वामावर्त है और ये दक्षिणावर्त है। तो लेकिन समान एरिया आएगा दोनों का, ए बी त्रिभुज ए बी ए ओ मान लो उसको ए ओ डी एंड क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल ऑफ सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी, लेकिन एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो कुल वर्ग कितना जाएगा, ए बी सी डी ए का, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल ऑफ किसका, ए ओ डी का, क्षेत्रफल किसका, सी ओ डी का, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, दोनों समान होंगे, कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हो कितना होगा भाई, अगर आपको देखना कितना होगा, लो निकाल लेते हैं बेटे। ये देखो, ये वी नोट, ये तो हो गया आधार, ऊंचाई कितनी होगी इसकी, पी नोट, इसकी भी कितनी होगी ऊंचाई, 3 पी नोट माइनस 2 पी नोट पी नोट, इसकी भी आधार कितना होगा, वी नोट। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज का कितना, आधार गुना ऊंचाई पी नोट वी नोट बाई 2, आधार वी नोट, ऊंचाई पी नोट वी नोट बाई 2। तो इसका तो आ जाएगा कितना, पी नोट वी नोट बाई 2 प्लस का, इसका आएगा पी नोट वी नोट बाई 2 माइनस का। तो यानी कि आपने एक तरह से क्या करा, पी नोट वी नोट बाई 2
प्लस ऑफ माइनस पी नोट वी नोट बाई 2 कर दिया, छम छम बराबर 0। तो इस तरीके से आप इसका आंसर 0 आ जाएगा। बढ़िया सवाल है एकदम, एम्स मायावा। ठीक है, और देखें जी, यहाँ पर है v, यहाँ पर है p, ध्यान दें इस बार p इधर है v इधर है, और ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 2, ये दिया है 1, और इसमें प्रोसेस में A B C ये दिया, और आपको दिया हुआ है कि A B C की जो ऊष्मा है वह है +5 जूल, +5 जूल। तो कह रहा है कि C से A का कार्य कितना है। अगर A B C में पूरे में ऊष्मा इतनी है तो C से A B C इस वाले पाथ की ऊष्मा दे दी, तो आपसे पूछा है कि इसमें कितनी। अच्छा, सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा हमेशा 0 होगी, चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा 0 होगी। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम में du टोटल आंतरिक ऊर्जा तो क्या होती है, 0 ही होती है ना। मतलब आप ये समझ लो डी क्यू ए बी सी बराबर डब्ल्यू ए बी सी प्लस डी यू ए बी सी पूरी साइकिल के लिए। ये तो क्या हो गया 0, यानी कि डब्ल्यू ए बी सी का मतलब डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। ठीक है, पूरी साइकिल का ले लिया ये, है ना। ये हमें दे रखी पूरी साइकिल के लिए +5 जूल, ये 5 जूल दे रखी। भाई साइक्लिक प्रोसेस जो होता है हमेशा उसकी आंतरिक ऊर्जा 0 होती है, कोई भी साइक्लिक हो चाहे वो कैसा भी डायग्राम हो। अच्छा जी, ये 5 हो गया। ए से बी का वर्क, ए से बी में वर्क होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दाब तो नियत, लेकिन आयतन बढ़ रहा। ध्यान देखो आयतन इधर दे रखा, आयतन इस एक्सिस पर है, इसे ध्यान दे कि आयतन बढ़ रहा है, और बी से सी में आयतन नियत है, तो बी से सी का कार्य तो 0 होगा। सी से ए का कार्य निकालना है, और ए से बी का कार्य, ए से बी का कार्य निकालना है, इसके नीचे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसके नीचे का निकालना। तो बेटे इसके नीचे का निकालने के लिए देखो ध्यान से कितना रहेगा, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ये दाब है और ये आयतन। तो क्या होता है, ये कैसा दाब हो गया, ये हो गया समदाबी, समान दाब वाला है, समदाबी प्रक्रम है, समान दाब वाला प्रक्रम है। तो समदाबी प्रक्रम में आप ये कह सकते हैं कि भाई जब आप इसमें निकालेंगे दाब समान है तो वॉल्यूम आयतन बढ़ रहा है, तो आप लिख देंगे P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसा कर सकते हैं, P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो P कितना है भाई 10, वी फाइनल कितना है 2 - 1, और ये WCA। और यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर देखा जाए तो आयतन बढ़ रहा है तो कार्य वाला पॉजिटिव ही आएगा, तो ये 5, तो 10 आ गया 10 प्लस WCA, तो WCA बराबर 5 - 10, 5 - 10 बराबर -5 जूल। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया है ना। मतलब एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसमें चक्रीय प्रक्रम में कुल 0 होती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। ये समदाबी प्रक्रम है, इसके बारे में भी और अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा प्रक्रम में कैसे कैसे वर्क निकालते हैं। सभी प्रक्रम का स्पेशल वर्क निकाल के रखेंगे, है ना। लेकिन अभी हम सिर्फ ग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एरिया ना निकाल पाओ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिएगा आपको ग्राफ दे दिया और आपसे बोला है कि भाई यहाँ पे ये 1 से लेकर के 2 इसके नीचे का एरिया बताओ, जबकि ये प्रेशर है K इंटू वी स्क्वायर और K की वैल्यू दे रखी है 5, मान लो ये दे दिया। तो बोला कि कार्य बताओ। भाई इसका ये क्या है, परवलय है, अब परवलय के नीचे का क्षेत्रफल कैसे निकाले, और कोई रास्ता नहीं, तो आखिरी रास्ता क्या है फिर PdV। ये तो सबका रास्ता का एक आखिरी रास्ता है। अगर कुछ ना मिले तो इंटीग्रेशन तो कर ही दो। तो P की वैल्यू दे रखी K, वी स्क्वायर
dv, v की लिमिट 1 से 2, 1 से 2, k की वैल्यू दे रखी 5 और इसका आएगा v³/3, हेलो 1 से 2 तो 5/3। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। 2 का मतलब 8, 2 की पावर 3 है ना, -1 की पावर 3 तो 8 - 1 7, 5 35 तो कितना आ गया, वर्क आ गया कितना, 102 के लिए आ गया 35/3 आ गया, है ना। और ये आया अपना, ये किस में था, एटमॉस्फेयर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 5। एक एटमॉस्फेयर में इतने पास्कल होते हैं, इतने पास्कल पर मीटर 6। तो यहाँ पे चाहो तो 10 की पावर 6 से कर देंगे तो यूनिट आ जाएगी जूल। ठीक है भाई, ये वाला था ना, इसको आप यहाँ पे, इसकी यूनिट थी ATM, आप 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है, अप्रोक्स 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है ना, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी सोल्व करके आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि हम पास्कल में रखेंगे तभी यूनिट जूल में आएगी। ओके, चलो जी, अब हमने पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। जो हम पहला नियम पढ़ रहे हैं इसमें हमने क्या क्या चीज़ें जानी, इसमें हमने जान लिया कि हाँ भाई कार्य की बात कैसे की जाएगी, इसमें हमने जान लिया कि भाई थोड़ी सी जो है ऊष्मा की बात कैसे की जाएगी। तो ऊष्मा की और कार्य की बात कर ली, आंतरिक ऊर्जा के बारे में हम पहले ही जान चुके थे। थोड़ी सी इसमें जब ऊष्मा की बात होगी और भी, तो इसमें विशिष्ट ऊष्मा के बारे में भी बात की जाएगी। तो विशिष्ट ऊष्मा पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सी विशिष्ट ऊष्मा कैसे कैसे लिखी जाती है उसके बारे में जानते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, अभी आगे उनको हम प्रूफ भी करेंगे, कुछ चीज़ों को याद करेंगे और फिर धीरे धीरे प्रूफ भी हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे अच्छी सी। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा पर एक डिस्कशन, छोटी सी चर्चा, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि हम ऊष्मा की बात करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम इसकी बात, क्योंकि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं Q = W + U। U और W इनमें सब में, इनमें विशिष्ट ऊष्मा आएगी, इनमें विशिष्ट ऊष्मा आएगी। तो जब विशिष्ट ऊष्मा आएंगी इनमें, तो इसके बारे में पहले जब समझ लेते हैं भाई कैसे कैसे लिखना होता है, क्या क्या करना होता है ना। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विशिष्ट ऊष्मा हमारी क्या होती थी, है ना। पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कैलोरीमेट्री में, है ना, ऊष्मामिति में भी डिस्कस कर चुके थे। अब फिर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होने वाला विशिष्ट ऊष्मा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात ये थी कि विशिष्ट ऊष्मा क्या थी। किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको बोलते थे उसकी विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा बोलते थे। या आप ये भी कह सकते थे कि इसको इसकी ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा बोलते थे, क्योंकि ग्राम की फॉर्म में निकाली। हम ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा में इसमें क्या अंतर होगा ग्राम विशिष्ट ऊष्मा में, थोड़ा सा उसको भी यूज करेंगे। हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में, फिर से दोबारा बता देते हैं। ओके, तो इसमें आप पहले बताओ कि क्या विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हमने ये भी बात की थी, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। यस, क्या ये किसी पदार्थ की फिक्स होती है। यस, क्या ये परक्रम पर भी निर्भर करती है। यस, एक फिक्स पदार्थ की फिक्स है, लेकिन अगर परक्रम अलग अलग हैं तो ही उस पदार्थ के लिए भी वो विशिष्ट ऊष्माएं अलग अलग हो सकती हैं। परक्रम का क्या मतलब, परक्रम का मतलब कि समान दाब रखते हुए, आपने सारा का सारी बात की, या समान ताप रखते हुए, या समान आयतन रखते हुए, है ना, या कुछ भी नहीं आपने समान रखा, ताप दाब सब बदल रहे हैं, तो एक जनरल सामान्य परक्रम के हिसाब से निकाली। तो विशिष्ट ऊष्मा का मतलब था 1 ग्राम ताप, 1 ग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते थे, है ना। शॉर्टकट में लिख देता हूं कि भाई 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक
ऊष्मा क्या कहलाती थी? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती थी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती थी, जिसे हम एस से डिनोट करते थे, एस से डिनोट करते थे। और Q बराबर आपने पढ़ा था ms डेल्टा टी, या ये भी कह सकते थे dQ बराबर, ये भी लिख सकते थे ms dt, ठीक, ms dt भी लिख सकते थे। अब इसमें ये एक और बात थोड़ी सी याद रखेंगे कि भाई ये dQ में अगर मैं कैपिटल M से डिवाइड कर दूं, कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन गई? मोल। ये क्या बन गए? मोल। और ये जो ms है, सोचो मैंने क्या बताया, 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा कितनी? बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा कितनी? S। और 1 ग्राम का ताप जो है, 1 ग्राम की जगह अगर मैं कहूं m ग्राम, m क्या है? अणुभार। m ग्राम का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या हो गई? ms। तो पूरे एक अणुभार का ताप बढ़ाने के लिए, एक अणुभार में कितने मोल का मतलब? एक अणुभार का मतलब 1 मोल। 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलेंगे? ms। और इसी को नाम हमने दिया है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या? मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ये जो होती है ms के बराबर, इसको c से डिनोट कर सकते हैं। ये होती है किसके बराबर? ms के बराबर। इसलिए इसको ग्राम विशिष्ट ऊष्मा बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। अभी तक पहले बोलने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि ये वाला शब्द नहीं आता, अभी आ गया। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा यानी कि अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो, अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा को, तो वो आ जाती है m द्रव्यमान के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ms। तो उसमें क्या बन गया? ये n, इसको c लिख लिया, इसको dt लिख दिया, यानी कि ये और ये फॉर्मूला एक ही है, बस मोलों की बात में लिख दिया हमने इसको NCDT। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा आ गई कौन सी? मोलर। ये क्या आगे? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और ये क्या है? मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, अब ये किस पर डिपेंड करती है? यहां से देख लो चाहे भाई, डिपेंड किस पर करती है? ये निर्भरता किस पर है? निर्भर किस पर करती है? आपको साफ साफ दिख जाएगा, निर्भर करती है पदार्थ पर, पदार्थ पर निर्भर करती है, तथा परक्रम पर, परक्रम पर। परक्रम किस तरीके का यूज कर रहे हैं, है ना? इस पे भी करेगी, और ठीक है, पदार्थ पर भी निर्भर करेगी और परक्रम पर भी। परक्रम कैसा मतलब? परक्रम ये कि भाई आपका आयतन नियत है, तब आपने सोल्व की तो उसको लिखेंगे CV। और अगर आयतन की जगह दाब नियत है, अगर दाब नियत लिखा तो उसको लिखेंगे CP, है ना? अगर ये ऐसे कर रहा है आपने, और ध्यान से देखो परक्रम पर कैसे निर्भर करती है। मान लो ये लिया आपने, तो ये क्या बनेगी? dQ बाई एन डी टी, dQ बाई dt, या फिर Q बाई एन डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो देखो अगर मैं कहूँ समतापी प्रोसेस है, कैसा? समतापी, समतापी परक्रम। अगर इस परक्रम की बात करें तो यानी कि C के जो आंसर हो सकते हैं ना, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर समतापी परक्रम है तो क्या डेल्टा T 0 होगा? और अगर डेल्टा T को 0 रख देंगे तो C कितना आ जाएगा? अनंत। C कितना आ जाएगा? अनंत। और अगर मैं कहूँ कि समतापी की जगह रुद्धोष्म, रुद्धोष्म परक्रम है, रुद्धोष्म परक्रम में मैंने क्या बताया था कि हीट में कोई भी चेंज नहीं होगा, हीट सप्लाई ना आएगी ना जाएगी, हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी? 0। अगर हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगी तो यहाँ रखेंगे तो कितनी आ जाएगी? 0। यहाँ पर C बराबर 0 बटे एन डेल्टा टी, तो कितनी आ जाएगी? 0, यानी कि C की वैल्यू 0, है ना? और अगर वो सामान्य प्रक्रम है, सामान्य प्रक्रम के लिए, सामान्य प्रक्रम है तो C बराबर यही Q अपॉन एन डेल्टा टी लिख दिया या डी टी लिख दिया। और अगर वो समान दाब पर है, समान दाब पर है, समान दाब पर, तो उसको लिख लेंगे CP Q बराबर एन डी टी, है ना? डेल्टा टी या डी टी एक ही बात है। और अगर समान आयतन पर है तो उसको लिखेंगे CV बराबर Q अपॉन
एन डी टी, यानी कि आप ये कह सकते हो डी क्यू बराबर एन सी पी डी टी भी हो सकता है, और ये भी कह सकते हैं कि डी क्यू बराबर एन सी वी डी टी भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि परक्रम कैसा है। इसका मतलब ऊष्मा परक्रम पर निर्भर करती है, कार्य भी परक्रम पर निर्भर करता है। अलग अलग परक्रम में अलग अलग आया था, है ना। कार्य भी परक्रम पर निर्भर करती है, लेकिन आंतरिक ऊर्जा परक्रम पर निर्भर नहीं करती। वो प्रारंभिक और अंतिम जो उसकी अवस्था होगी उस पर निर्भर करती है। उसको हम अच्छे से समझेंगे। और लेकिन ये इतनी बातें हमें याद होनी चाहिए ऊष्मा के, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, है ना। और भी छोटी छोटी सी चीजें अभी इसमें हो रहे हैं, वो भी डिस्कस करते हैं अभी। तो कहने का मतलब हमारे काम की चीजें कौन कौन सी हैं, सीपी और सीवी। तो हमारे काम की जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं वो है आयतन, एक नियत आयतन पर, और एक नियत दाब पर, और एक सामान्य प्रोसेस पर, सामान्य प्रक्रम पर। तो अगर मैं बात करूं सीवी और सीपी की, अगर हम बात करते हैं सीवी की, है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है वो सुने। ये कैसी ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा है। 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नियत आयतन पर, नियत आयतन पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। क्या लिखेंगे, सीवी का मतलब विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगी। नियत आयतन पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और ध्यान रखें ये क्या होती थी, m इंटू एस। तो इसकी जो डायमेंशन है वो थोड़ी सी बदल जाएगी, क्योंकि इसकी डायमेंशन s की तो क्या लिखते थे आप, तो इसकी आ जाएगी ml2T-2 मोल की पावर -1। और ये डायमेंशंस की पूछ लेता है कभी कभी, यानी कि CV बराबर S इंटू या फिर m इंटू SV, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही CV के बाद बात करते हैं CP की। CP क्या है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को नियत दाब पर आवश्यक ऊष्मा को नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा कह सकते हैं, नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसे CP से डिनोट करते हैं। बेटा CP का फॉर्मूला भी वही m इंटू SP। ठीक, याद रखेंगे। और एक नोट करके याद कर लेंगे, मैं आपको प्रूफ कराऊंगा इस चीज को कि इनमें रिलेशन होता है। CP और CV का अंतर होता है R के बराबर। R से तो आप जान पहचान रखते हो पहले से ही, R तो ही हमारा है ना गैस नियतांक है, R की वैल्यू तो याद ही। R तो कितना होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो R तो ये हो गया। अच्छा, इसको बोलते हैं मेयर, MAYER, मेयर्स रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें
इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 18002121 यानी कि मेयर का फॉर्मूला मेयर ने दिया था, इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी याद रख लें। इससे आप ये कह सकते हैं कि भाई Cp इक्वल टू CV प्लस R, यानी कि आप ये कह सकते हो CV में कुछ जुड़ रहा है, ये कह सकते हैं कि Cp ग्रेटर देन CV, Cp ग्रेटर देन CV ऑलवेज, हमेशा Cp CV से बड़ा होगा। इसका कारण भी जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या कारण है। अगर मैं बात करता हूँ CV की, CV का मतलब ये है कि भाई किसी गैस, यहाँ पे कोई मान लो पिस्टन है, ये पिस्टन में आपने गैस भरी है, और ये आपने CV का मतलब आयतन फिक्स नियत रखा, आयतन नियत रखा, आयतन में कोई चेंज नहीं करा। जब आयतन में कोई चेंज नहीं करा और आप इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, आयतन में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो जब हीट दे रहे हैं आयतन में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि सारी की सारी ऊष्मा किस में कन्वर्ट होगी, आंतरिक ऊर्जा में, इंटरनल एनर्जी में, सारी की सारी ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में बदल गई, है ना। तो CV में आप कह सकते हैं कि जो CV है ना, CV में दी गई ऊष्मा एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, कोई कार्य में खर्च नहीं होती, ऐसे समझ लें कि कार्य में खर्च नहीं हो रही। लेकिन Cp की बात करें अगर, तो Cp में क्या होगा, Cp में दाब नियत रखा, दाब नियत रखा यानी कि दाब जो अंदर है वही बाहर है, तो उसको धीरे 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 बदलेगा, तो यानी कि आयतन बदलेगा, यानी कि आयतन बदलेगा। अगर मैंने इसमें कोई हीट दी तो आयतन बदलेगा, ऊपर जा रहा, और चूंकि ताप भी बढ़ सकता है, ताप भी चेंज होगा, ताप भी बदलेगा। यानी कि इस वाले में Cp में ऊष्मा दो हिस्सों में खर्च हो रही, एक तो कार्य करने में और एक आंतरिक ऊर्जा में, दो जगह यूज हो रही, कार्य करने में तो हो नहीं रही थी। इसका मतलब ये जो CV है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो इसमें जो वर्क हो रहा है, जो इसमें उस ताप बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो इसमें ऊर्जा जा रही है, वो उसके कार्य करने में भी जा रही है और आंतरिक ऊर्जा में भी जा रही है। यानी कि आप ये समझ लो कि 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ऊष्मा की आवश्यकता, एक तो ये हो रही, एक पॉइंट। दूसरा क्या कहेंगे कि वातावरण के विरुद्ध कार्य करने में भी खर्च हो रही, कार्य करने में भी ऊष्मा खर्च होती है। यानी कि दो जगह यूज हो रहा है इस ऊष्मा का, इस वाली ऊष्मा में दो काम हो रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं थ्योरेटिकली कि Cp ग्रेटर देन CV। थ्योरेटिकली इसका मीनिंग ये हुआ, मैथमेटिकली वहां से दिख रहा है कि वो ज्यादा होगी। यानी कि इसमें तो केवल आपने ऊष्मा दी तो सारी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में बदल गई, कार्य हो, यहाँ तो कार्य भी हो रहा है और आंतरिक ऊर्जा में बदल रही है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का यूज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 1 मोल का पाइप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में तो हो ही रहा है, साथ साथ ही भी काम हो रहा है। तो इसलिए Cp की वैल्यू हमेशा CV से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, R, सिर्फ R फालतू होती है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। हाँ जी, तो अब हम ऊष्मागतिकी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन, सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला भाग है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग। ठीक है, ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग। जितनी कहानी हमने पढ़ी वो सारी अब यहाँ पर इस्तेमाल होगी, वो सारी कहानी अब यहाँ पर
इस्तेमाल होगी, यूज होगी। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को क्या मतलब है। अनुप्रयोग में क्या क्या है भाई, क्या क्या हम इसके प्रयोग करते हैं, इसके कुछ प्रक्रम हैं। जैसे पहला प्रक्रम है ना, पहला प्रक्रम सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम, जिसे हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक समायतनिक का मतलब जिसमें इनिशियल और या आयतन में कोई चेंज ना हो, यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बराबर 0 हो, यानी कि फाइनल बराबर इनिशियल वॉल्यूम हो, यानी कि आयतन में कोई चेंज ना हो। समायतनिक मतलब आयतन में कोई भी परिवर्तन न हो। अगर आयतन में परिवर्तन नहीं होता तो आपको पता है जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला लॉ क्या है, Q बराबर W प्लस U। तो ये कार्य क्या हो जाएगा, 0, तो Q बराबर U। इसका मतलब किसी प्रक्रम में आपने सिलेंडर पे हीट दी, अगर आपने हीट दी है तो आयतन को नियत रखा, आयतन को नियत रखने पर संपूर्ण ऊष्मा का यूज क्या हुआ, उसके अणुओं को मिल गई ऊर्जा और उसका ताप बढ़ गया, वो ज़्यादा तेजी से दौड़ने लगे और पागल हो गए वो सारे। तो इसका मतलब उसके अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। संपूर्ण ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। सारी ऊर्जा इसमें आंतरिक ऊर्जा में बदल गई है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम बात करते थे इसकी Q की, तो Q क्या बन जाएगी अपनी, Q बन जाएगी NCV/dt। इतनी ऊष्मा दी इसका मतलब, तो ये क्या बनेगी, आप इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, dQ बराबर dW प्लस du। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। तो जब ऐसे लिख रहे हैं या फिर dQ बराबर du लिख दो, एक ही बात है। फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, du, यानी कि आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला ये रट लेंगे। तो du बराबर NCV/dt। अब अपने को आंतरिक ऊर्जा का एक फॉर्मूला और मिल गया। आंतरिक ऊर्जा का तो हमेशा यही रहेगा, है ना, आंतरिक ऊर्जा का हमेशा यही रहेगा। और जैसे हमने इसको ऐसे भी पढ़ा है, पहले पढ़ा भी हमने कि भाई ये क्या होता है, NF/dt/2 इक्वल टू NCV/dt। ये पढ़ा के नहीं पढ़ा, NDT से NDT गया, इसका मतलब CV की वैल्यू क्या होती है, FR/2। FR/2 ये हो जाएगी। F क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, है ना। अगर मोनो एटॉमिक है, मोनो का मतलब एक परमाणु, एक मोनो एटॉमिक, एक परमाणु, कितनी, 3R/2। और भाई अगर द्विपरमाणुक है तो कितने आ जाएगी इसकी वैल्यू, 5R/2। नॉर्मल केसेस में ले रहा हूं, है ना। और अगर बहुपरमाणुक है, बहुपरमाणुक और नॉन लीनियर अरेखीय है, बहुपरमाणुक है और अरेखीय है, यानी कि जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6R/2 हो जाएगी। ठीक, ये आ जाएगी। इसके बेस पर आप Cp भी निकाल सकते हो, क्योंकि Cp क्या था, CV प्लस R। तो ये क्या बन जाएगी, CV प्लस R से CV की वैल्यू रख देंगे FR/2 प्लस R, या फिर F/2 प्लस 1 इंटू R। ठीक, ये कह सकते हो। तो यहाँ पे रख देंगे, तो अपने पास फिर वही मोनो के लिए, यानी कि एक परमाणु के लिए, एक परमाणुक, दिव्य और बहु, तो क्या आएगा, एक परमाणु के लिए भाई इसमें क्या करना है, अपना R जोड़ देना सब में,
सभी में आर जोड़ दो, आर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3r/2 प्लस आर बराबर 5r/2 है ना। ऐसे ही इसमें आर जोड़ेंगे तो 5r/2 में तो 7r/2 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना 8r/2 दैट इज 4r। तो कहने का मतलब ये आपको याद भी रखनी, क्योंकि विशिष्ट ऊष्माएं आपको दी होंगी, ये कांस्टेंट आ रही है, सब फिक्स है, आर पे डिपेंड कर रही तो आर तो फिक्स है, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, है ना। माला की टेबल बनवाऊंगा एक अच्छे तरीके से, क्योंकि और भी चीज़ें आएंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ लिखवाऊंगा उनको, एक और फैक्टर आएगा गामा जिसे बोलेंगे, तो उन सब के साथ लिखवाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये पता है कि भाई इसमें ये सब याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये हम प्रूफ करवाएंगे 20 के बाद वाले प्रक्रम में, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ये क्या है अपना, कहाँ से आया, मेयर के फॉर्मूले से आया। ठीक, तो इस तरीके से हमें याद रखना। एक पर्टिकुलर हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है ये, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हर गैस की अलग अलग होती है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, या एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु वाली, है बहुपरमाणु वाली, है ना। तो इसमें इस चीज़ का याद रखना। अच्छा, हम अब बात कर रहे हैं ऊष्मा की, तो बात है ठीक है, Q बराबर NCV/dt हो जाएगी, उससे DU पे बराबर आएगी। तो अब ये याद रखना कि DU तो हमेशा ही NCV/dt होगी, तभी टोटल आंतरिक ऊर्जा बदलेगी। क्यों? क्योंकि जब ये और कोई कहीं अपनी DQ कहीं जाएगी नहीं, तो NCV/dt का एक फॉर्मूला मिल गया हमें। ये तो है ही पुराना पढ़ा हमने KTG से, लेकिन NCV/dt भी अब हमारे काम का एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, जिससे कि हमारे बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। भाई DQ तो कुछ भी हो सकता है, NCV/dt भी हो सकता है, NCP/dt भी हो सकता है, लेकिन DU इज ऑलवेज NCV/dt, है ना। DQ तो कुछ भी हो जाएगा, जब प्रक्रम बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगी कभी भी, है ना। इसका मतलब ये प्रक्रम से निर्भर नहीं करती। कैसे नहीं निर्भर करती, देखो आंतरिक ऊर्जा प्योरली फंक्शन किसका है, ताप का। ताप बदलेगा तो बदल जाएगी, और ताप क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के हिसाब से कन्वर्ट होगा। तो प्रारंभिक और अंतिम जो अवस्था होगी उसी के हिसाब से ताप बदलेगा। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के हिसाब से ताप चेंज होगा, और ताप के हिसाब से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यानी कि ये किसी भी प्रक्रम में करो, शुरू के बाद की चीज देखनी, बीच में कैसे बदला है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। तो जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने कहा कि A से B तक जाना, आप चले गए ऐसे रास्ते से और मैं चला गया ऐसे रास्ते से, ठीक है। A से B तक गए, और कोई भी ग्राफ है, चाहे PV, और कैसा PV ग्राफ है, कोई भी PV ग्राफ अगर है तो मैं बोलूँगा कि भाई ठीक है, इसकी जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, दैट इज DU, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो DU बराबर क्या लिखेंगे, NCV/dt। जिस गैस पे प्रक्रम हमने लगाया कि यहाँ से यहाँ तक गए, उस गैस के लिए अगर मैं पहला प्रक्रम लिखूं, इसको नाम दे देता हूँ पहला प्रक्रम, इसको नाम दे देता हूँ दूसरा प्रक्रम, तो DU1 क्या लिखेंगे, NCV। गैस के मोल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैस की आंतरिक स्पेसिफिक हीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या लिखेंगे, TB माइनस TA, फाइनल माइनस प्रारंभिक। और दूसरी की बात करेंगे DU2 क्या लिखेंगे, NCV। अभी भी नंबर ऑफ मोल उतने ही होंगे, विशिष्ट ऊष्मा उतनी ही होगी, लेकिन फाइनली यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर देखें A से B के लिए तो कितने आ जाएगी, अंतिम तो अभी भी यही है, प्रारंभिक यही है, तो अभी भी TB माइनस TA। यानी कि किसी भी तरीके से जाए, चाहे आप ऐसे भी जाएं, चाहे आप ऐसे भी जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, तो आपका ये आंसर नहीं बदलेगा। हम कहेंगे कि भैया DU1 बराबर DU2। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा किससे निर्भर नहीं करती, स्टेट से। ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, इस पे प्रक्रम पे निर्भर नहीं करती। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा प्रक्रम पर निर्भर नहीं करती है, प्रक्रम पर निर्भर नहीं करती है। यह एक अवस्था का फलन है, अवस्था का फलन है जो प्रारंभिक तथा
अंतिम, प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। तो इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये तो कैसा प्रक्रम था, ऐसे यहाँ तक गए, ऐसे यहाँ तक गए। हो सकता है आपको ऐसे दे दे, हो सकता है आपको ऐसे दे दिया कोई प्रक्रम, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ए से चले, बी से होते हुए वापस ए पर आ गए, है ना। ऐसे चले, मान लो ये प्रक्रम 1, ये प्रक्रम 2, तो ये पी, ये वी डायग्राम। ये कैसा भी डायग्राम होगा, ये कैसा प्रक्रम होगा, साइक्लिक, चक्रीय। ये चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक है, ठीक। अगर मैं लिखूं DU1, क्या लिखेंगे, NCV TB माइनस TA, लेकिन DU2 लिखेंगे अगर, तो DU2 में अब यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ जा रहे, तो फाइनल ये हुआ, प्रारंभिक ये हुआ। भाई क्या लिखना आपने, T फाइनल माइनस T इनिशियल लिखना। तो NCV, ये तो कहाँ से कहाँ गए, A से B, ये कहाँ से कहाँ गए, B से A। ध्यान रखिए इस चीज़ का, ये वाली कैसी थी, A से B, ये भी कौन सी थी, A से B, इसलिए इसमें तो यही रहा। इसमें A से B गए, वापस B से A आ रहे, तो इसमें क्या लिखेंगे, TA माइनस TB, ठीक। अगर वो ध्यान से देखो इसको, तो DU1 प्लस DU2 दोनों को जोड़ देंगे, NCU, तो NCV, तो क्या आएगा, TB माइनस TA प्लस TA माइनस TB, तो क्या आ गया, सब घट गए, तो क्या आ गया, 0, यानी कि टोटल पूरी साइकिल में, पूरी साइकिल में चक्रीय बराबर ये आ गई 0। तो हमेशा चक्रीय प्रक्रम में कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 लिखना है। क्या लिखेंगे आप, इस चीज को ऐसा लिख लेंगे कि भाई चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में, चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है, यानी कि DU बराबर 0 होता है, चाहे आपके पास कैसा भी प्रक्रम हो, ठीक है, चाहे आपके पास कैसा भी प्रक्रम हो, तो हमेशा DU की वैल्यू 0 होगी। लेकिन DU की वैल्यू 0 होने का मतलब ये नहीं कि बीच में ताप नहीं बदला। DU की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल की वैल्यू 0, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल 0, यानी कि T फाइनल बराबर T इनिशियल, यानी कि T फाइनल और T इनिशियल समान होंगे, है ना। मान लीजिएगा यहाँ से चला और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से चल करके वापस यहीं पर आ गया, है ना। तो फाइनल और इनिशियल तो बराबर होंगे, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, स्टेट मतलब अवस्था का फलन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ताप बदला ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ताप नहीं बदला है, ताप बदला है, पूरे बीच में रास्ते में ताप बदला होगा, लेकिन अपनी वापस जगह पर आने पर ताप में चेंजेस होते होते वापस वही ताप आ गया। T इनिशियल बराबर T फाइनल का मतलब यह नहीं है कि ताप प्रक्रम के दौरान नहीं बदला। बीच में ताप बदला होगा, प्रक्रम के दौरान तो बदला होगा, परंतु अंतिम रूप से T इनिशियल बराबर T फाइनल, बीच में ताप बदला होगा, बीच में ताप में चेंजेस आए होंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये बातें हमारी किसके बारे में थी, सम आयतनिक प्रक्रम के बारे में, जिसमें हमने आंतरिक ऊर्जा के बारे में काफ़ी कुछ जाना और आंतरिक ऊर्जा की कुछ खास बातें जानी जो बहुत ज़रूरी है, जो सवालों को करने में बहुत काम आने वाली है ना। तो
इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए इनके ऊपर सवाल भी करेंगे। अभी हम और प्रक्रम पढ़ने वाले हैं आगे, समदाबी प्रक्रम और समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम और सामान्य प्रक्रम, है ना। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।